4 शादी वर्दी में लोग ऊपर चढ़े, उनके साथ पूरा पुलिस फोर्स। अब वो संख्या कितनी होगी हम नहीं बता सकते हैं, उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। और पूरा जनचेतना का अगर आप लोगों ने वो देखा है, वो सड़क पर पूरे उस बालकनी पर, अंदर पूरे जनचेतना पर वो आ गए। तो बोले कहाँ सीसीटीवी का कमरा का एक्सेस कहाँ है, क्या है, कैसे, जाके पूरा उखाड़ दिए इसको, सीसीटीवी ही उखाड़ दिए। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे भी तो लड़ते हुए मरेंगे, ये हमें हरा नहीं पाएंगे। हमारे 3 एक जनचेतना का कंप्यूटर, एक सत्यम का कंप्यूटर, एक मेरा कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर उठा लिए। राम बाबू का एक लैपटॉप था वो उठा लिया। अनुराग ट्रस्ट में एक लैपटॉप था जिससे फिल्म हम दिखाते थे, वो उठा लिया। ये कानून के रखवाले किस तरह से कानून का और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये इस पूरी घटना में देखने को मिला है। यानी ये बताना चाहते हैं कि तुम एकदम चुप रहो और डर के कमरे में दुबके रहो, अगर तुम बोले तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। वो हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते लड़ते मरने वाले लोग हैं। और आओ गिरफ्तार करो और दो, जो भी यातना देनी है दो, हम उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। पूरी यूपी पुलिस जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जिस तरह से ये कार्रवाई कर रही है, और सत्यम, जब सत्यम के साथ ये हो सकता है, आप ये किताबें मैं लाई हूँ, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज का संपादन किया है। रोमिला ठाकुर की किताब सोमनाथ का सबसे अच्छे हिंदी के अनुवादकों में उनकी गिनती होती है। रोमिला ठाकुर की किताब सोमनाथ का उन्होंने अनुवाद किया है। वर्ल्ड क्लासिक सीरीज का संपादन किया है। जैक लंडन और ऑप्टन सिंक्लेयर और बालजाक, इनकी किताबों और उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद किया है, और ना जाने कितना लिखा है, कितना अनुवाद किया है। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं और आने वाला समय जैसा होने वाला है, जिसकी आहटें हमें मिलने लगी हैं कि आने वाला दौर कितना भयंकर होगा, इसकी बस आज हम कल्पना कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसे भयानक दौरों को हम देख चुके हैं, लेकिन उस इतिहास से भी ज़्यादा भयानक दौर की आहट हमारे सामने गूंज रही है। तो पिछले दिनों जो घटनाएं घटी लखनऊ शहर में, आप सभी को मालूम है कि गुड़गांव, मानेसर से लेकर, राजस्थान से लेकर नोएडा तक किस तरह स्वतः स्फूर्त ढंग से मजदूर सड़कों पर उतर आए थे और उनकी मांगे क्या थी। 10,000, 12,000 में काम करने वाले वो मजदूर मांग कर रहे थे कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें ओवर टाइम का दुगना पैसा दिया जाए, हमारे काम के घंटे 8 किए जाए। यही मांग वो कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि आज 10-12 हज़ार में गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा। जो मजदूर बिहार से, यूपी से या अन्य शहरों से, जगहों से गया है मजदूरी करने, उसे एक कमरा लेके रहना पड़ता है, और एक छोटी सी कोठरी भी है, हम लोगों ने वहाँ पूरा सर्वे किया था, 4,000-5,000 से नीचे नहीं मिलती है। गैस की जो किल्लत बढ़ी, उसके बाद जो है 300-400 रुपए किलो गैस लेकर वो खाना बनाए, ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। तो वो इतने पैसे में क्या खाते, क्या किराया देते, क्या इलाज कराते, क्या अपने बच्चों को शिक्षा देते, क्या अपने घर पर बेचते, इस स्थिति को आप समझ सकते हैं। और इस तरह से कोई उनके पास कोई नेतृत्व नहीं था, वह स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़कों पर उतर आए थे। और आप सभी को मालूम है कि बिगुल मजदूर अखबार निकलता है, मासिक अखबार है जो मजदूरों के लिए ही निकलता है, और उस पर मजदूरों से जुड़ी हुई देश भर में और बाहर भी जो भी खबरें हैं वो उसमें आती हैं। जब आंदोलन ये हुआ तो बिगुल मजदूर अखबार के जो प्रतिनिधि थे वो वहाँ जाते थे, उनको समर्थन देते थे, उनसे बातचीत करते थे, ये करते थे। और हर अखबार का ये काम है कि वो जो एक बोतल पानी में दे दीजिएगा, कि हर अखबार का ये काम है कि वो रिपोर्टिंग के लिए भी जाता है, और अखबार में काम करने वाले लोग, अखबार के लिए करने वाले लोगों की उनसे सिंपैथी हो सकती है, उनके मांगों का समर्थन वो कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। लेकिन
यहाँ लखनऊ शहर में 10 अप्रैल के सुबह 12 बजे निराला नगर चौकी से 2 पुलिस वाले आते हैं और वो सत्यम वर्मा को कहते हैं कि आपको चौकी पर बुलाया गया है, आप चलिए। सत्यम वर्मा वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा है, देखिए नोएडा में इतना आंदोलन फैल रहा है और यहाँ भी आंदोलन ना फैल जाए लखनऊ शहर में, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। और बिगुल मजदूर अखबार के बारे में उन्होंने पूछा और सत्यम ने एक पोस्ट नोएडा वाले मजदूरों के समर्थन में एक पोस्ट किया था, उसको जो है वो कहे कि इसको आप हटा दीजिए। तो सत्यम ने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है जो आप हटवा रहे हैं। तो कहने लगे कि अरे थोड़ी सी मेरी मदद करिए और सब ऊपर से हम लोग के पास आ रहा है, आप इसको प्लीज़ हम लोग के कहने से हटा दीजिए। तो सत्यम ने बहुत ज़्यादा उनके साथ वो नहीं किया, कहा चलिए हटा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे हम डालेंगे ही नहीं उनके, हम तो समर्थन में हैं उनके मांगों के। फिर वो चले आए, भेज दिया। शाम को फिर एक भारी पुलिस बल के साथ LIU के ACP, उस इलाके के जो ACP हैं वो, और SHO अरे क्या थाना है भाई, हसनगंज थाने का SHO, निराला नगर चौकी के इंचार्ज और काफ़ी पुलिस वाले, महिला और पुरुष पुलिस वाले पूरे जनचेतना पर चढ़ गए, नीचे खड़े हो गए, सीढ़ी पे हो गए, अंदर हो गए, सारी जगह हो गए। वो आए, हम लोग से बड़े अच्छे तरीके से बात करते रहे कि भाई देखिए हम लोग को ऊपर से आर्डर मिला है कि थोड़ी सी जांच पड़ताल करें। ये बिगुल अखबार सत्यम वर्मा बोले कि बिगुल अखबार से मेरा क्या सिवा इसके कि मैं उसमें कुछ लिखता हूँ, इसके अलावा बिगुल अखबार से कुछ नहीं वो लेना देना है। दूसरे बिगुल अखबार यहाँ से छपता है और जनचेतना से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इतना मतलब है हमें बिगुल अखबार से, तो उसमें आप क्या जानना चाहते हैं। तो वो बोले कि नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं, साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग तो नौकरी करते हैं, तो हम लोग बोलते रहे और पूछते रहे। अपना करीब देर तक वो बैठे रहे, 9 बजे रात तक वो बैठे रहे, पूछताछ करते रहे, तो बातचीत होती रही उनसे। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद वो 13 तारीख को उन्होंने भेजा, निराला नगर चौकी इंचार्ज को भेजा वहाँ पर, और वो आए, वो भी 4-5 पुलिस वालों के साथ आए थे, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को, मुझे और सत्यम को, आप लोगों को जो है वो चौकी पर चलना पड़ेगा, वहाँ सारे अधिकारी बैठे हैं और वहाँ पर जो है आप लोगों को वहाँ मिलना है। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई नोटिस है? तो बोले नोटिस तो नहीं है मैम, बस मदद करिए और क्या। हम कहे नहीं, बिना नोटिस के क्यों हम जाएंगे, बिना नोटिस के हम नहीं जाएंगे, आप नोटिस दीजिए फिर हम चलेंगे। तो वो बोले कि फिर वो उन्होंने फ़ोन पे बात किया, वहाँ से जो भी होगा नोटिस देने को मना कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैम नोटिस तो नहीं, लेकिन आप लोग को चलना पड़ेगा, आप लोग चलिए। हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप उन लोग को यहाँ बुलाइए। कल भी तो 10 तारीख को भी तो आए थे, इतनी देर यहाँ बैठे हुए थे, पूछताछ कर रहे हैं, फिर बुला लीजिए, चौकी पर ही तो है, पास ही में तो है, उन लोगों को बुला लीजिए यहाँ पर, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो फिर उन्होंने बात किया, उधर से जो भी बात हुई हो, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ही बात कर लीजिए, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो फिर हमने कहा सत्यम से कि सत्यम तुम बात कर लो। तो सत्यम ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आना पड़ेगा। तो सत्यम ने हमसे पूछा, हम कहे चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा उनसे कि ठीक है आप लोग चलिए, हम लोग आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं साथ चलिए। हम कहे हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम जब कह रहे हैं कि आ रहे हैं, हम भाग थोड़ी रहे हैं, हमारी ये जगह है, हम भाग थोड़ी रहे हैं, हम आ रहे हैं, आप चलिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा आगे आगे। हम कहे नहीं आप चलिए, हम आ रहे हैं, जब आप आगे चले जाएंगे फिर हम आएंगे। तो खैर थोड़ा सा आगे हुए, 1-2 पीछे के थे पुलिस वाले, तो हम लोग के पीछे पीछे आ रहे थे। फिर चौकी के पास जैसे ही पहुँचे, वहाँ भारी पुलिस बल, गाड़ी उड़ी सारी खड़ी हुई थी। वो बोले कि यहाँ नहीं, आपको हसनगंज थाने चलना होगा। तो हम कहे आप झूठ बोल के वहाँ से ला रहे हैं, आप वहीं बोलते कि हसनगंज थाने चलिए, चौकी पर चलना है, कुछ मामूली पूछताछ करनी है, आप झूठ बोल के ला रहे हैं। बोले मैम चलिए, हम लोग बस अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। तो हमने कहा पहली बात कि मैं पुलिस गाड़ी में नहीं जाऊँगी, मैं आऊँगी, आप चलिए और भरोसा करिए कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि नहीं हम आपके लिए गाड़ी दूसरी मंगा दे रहे हैं। तो उन्होंने एक गाड़ी मंगवाई जो किसी महिला पुलिस का है, वही ड्राइव करके हम लोग को
वहाँ पे ले गए, वहाँ पर पूरी पूछताछ होती रही। उन्होंने हमारा फोन, अच्छा हाँ, उसके पहले जिस दिन 10 तारीख को LIU वगैरह वाले ACP आए थे तो उनके साथ एक आदमी आया था, उन्होंने सत्यम का फ़ोन मांगा और वो देखने लगे। तो हमने कहा कि आप फ़ोन, प्राइवेट फ़ोन है, आप फ़ोन क्यों देख रहे हैं, फ़ोन दीजिए। बोले नहीं देखने दीजिए। हमने नहीं फ़ोन दीजिए, मैंने पकड़ लिया और बाकायदे ऐसे हमने नहीं फ़ोन नहीं देंगे, फ़ोन तब देंगे जब आप मुझे नोटिस देंगे कि हमारा फ़ोन आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे क्यों आप किसी की प्राइवेट चीज़ आप ऐसे ले लेंगे। तो फिर उन्होंने दे दिया था, उस दिन ये घटना घटी थी। फिर उसके बाद हम लोग हसनगंज थाने गए। हसनगंज थाने में उन्होंने हमसे पूछताछ की और सारा कहा, और वो हालांकि कहने लगे कि मैम हम लोग तो नहीं, हम लोग की तरफ से तो सब ओके ही है, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा, सब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है और हमको वो करना है, तो वही हम कर रहे हैं। तो हम कहे ठीक है, जो पूछताछ करना है आप कर लीजिए। फ़ोन, बोले कि फ़ोन भी चेक करना है। तो हम कहे फ़ोन चेक करिए, लेकिन हम बैठेंगे वहाँ पर जहाँ पर आप फ़ोन चेक करेंगे, हम बैठेंगे। तो खैर हम लोग को बैठा के उन्होंने फ़ोन चेक करवाया और फिर उसके बाद जो है वो एक प्रोफार्मा होता है उनका, जिसमें सारी जानकारी लेते हैं, वो भरे। मैं और सत्यम गए थे और संजय श्रीवास्तव वहाँ पर लाइब्रेरी में 3 घंटा समय देते हैं, वॉलंटियर करते हैं, 3 घंटा लाइब्रेरी में आके समय देते हैं। वो हम लोग का साथ देने के लिए चले गए, तो उनको भी वो कर लिया। और मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ कि आपने हमें डिटेन किया है क्या। बोले नहीं मैम, डिटेन क्यों करूँगा, मैं बस पूछताछ के लिए लाया हूँ। तो हमके पूछताछ के लिए लाए हैं, आप ये फॉर्म भर रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से, पूछताछ के बाद आप भी बैठाए हुए हैं। तो फिर ये तो गिरफ्तारी ही हुई। बोली नहीं मैम, बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं ऊपर के ऑर्डर का, वहाँ मीटिंग हो रही है बड़ी हाई लेवल की, तो वो लोग फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, अभी वहाँ से मिल जाएगा तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। ये सब कहे, खैर ये सब करते कराते कितना उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना ही बताते हैं। उसके बाद वो शाम को लगभग उस समय शायद के बस जी को पता चला था, उसमें फेसबुक पर पड़ गया था कि हम लोग को गिरफ्तार किया गया है, तो उनको पता चला था, तो वो आए थे वहाँ पर थाने पर, वो रहे थे हम लोग के साथ जब तक हम लोग को छोड़ा नहीं। तो फिर उसके बाद हमको कहे कि आप चली जाइए। हम कहे मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी सब लोग हम लोग साथ जाएंगे, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आपको जो करना है करिए और सब लोग साथ जाएंगे। तो खैर सब लोग हम लोग साथ निकले। उन्होंने फिर के बस के सुपुर्दगी में हम लोगों को दिया। मैंने पूछा, उन्होंने पूछा कि हम कहे हाँ हमारे मित्र हैं, अगर ये तैयार हैं, दूसरे सुपुर्दगी में आप दे रहे हैं तो मतलब आपने गिरफ्तार किया है, नहीं तो आप क्यों कोई सुपुर्दगी में देंगे। तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताइए कि डिटेन किया है। आप लोगों के पास इतनी ताकत है वर्दी की, तो आप बता सकते हैं, हम आपका थोड़ी कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो आपको बताना चाहिए बात। फिलहाल 7:30 बजे हम लोग चले गए जनचेतना पर। जनचेतना पर अभी बैठे थे, मेरे ख्याल से चाय वही आया, चाय वही पी रहे थे, तब तक फैजाबाद से क्राइम ब्रांच से वो अर्दली रुदली बंदूक लिए वो पहुंच गए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि लालचंद कौन है। हम कहे क्या बात है बताइए। तो बोले कि नहीं वो हम लोग को भेजा गया है, वो पूछताछ करनी है। तो हम कहे बैठिए, बुला रहे हैं। लालचंद को बुला लिया। बोले नहीं इनसे अकेले में। हम कहे अकेले तो नहीं जाएंगे, आप जोर जबरदस्ती करें बात दूसरी है, अकेले में नहीं, हमारे सामने आप पूछिए, जो पूछना है आप पूछिए। तो खैर वो ज़्यादा वो नहीं किए, ऐसे पूछताछ किए। बोले कि मैम सब आप ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, हम लोग तो परेशान हो गए हैं। अपना रोना रोते रहे वो। फिर बोले कि थोड़ी देर के लिए थाने चलना पड़ेगा। हम कहे चली जाइए। तो ये गए थाने पर गए, राम बाबू थे, मैंने राम बाबू से कहा कि आप साथ चले जाइए इनके थाने। ये थाने पे गए तो वहाँ भी वही पूरा फार्मान से पहले तो उसने कहा कि यार मैंने तुमको तो बुलाया नहीं, तुम क्या करने आए। और वो क्राइम ब्रांच वाले इनको थाने पर छोड़कर वो चले गए, सब जितने 3-4 थे वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि यार ये फार्मा भर दो और जरा सा अपना फ़ोन दिखा दो। तो दिखाए तो अपना जो भी है, फिर आ गए, थोड़ी देर में ही आ गए। ये जो है ये 13 की घटना है, 13 अप्रैल की घटना है। उसके बाद 14 को हम लोग आराम से जनचेतना पे जाके हम लोग दिन भर वहीं रहते हैं, काम किए। 15 को हम लोगों ने काम किया, 16 को हम लोगों ने काम किया, 17 तारीख को अभी हम लोग पहुँचे ही थे, मेरे ख्याल से 11:30 पौने 12 कुछ बजा हुआ था, अभी हम लोग पहुँचे ही थे। तो हम लोग एक छोटा सा केबिन है, उसमें मेरा सत्यम का कंप्यूटर रहता है, हम लोग उसी पर काम करते हैं। तो वहीं पर जो है जो चौकी इंचार्ज थे वो आ गए। तो बोले मैम, हम कहे अब क्या बात हो गई भाई, अब क्या पूछ गए, मैं आ नहीं सकता। हम कहे शादी वर्दी में आए थे तो सबके लिए खुला हुआ है, आप पुलिस की वर्दी पहनकर आप पिछले 3 दिन से जो है आप चक्कर लगा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात हो गई, कौन सी ऐसी बात रह गई जो आपको जाननी है। बोले मैम आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। फिर बैठे तो बोले कि
17 को वहाँ बैठे ही थे अभी, तब तक 4 सादी वर्दी में लोग ऊपर चढ़े, उनके साथ पूरा पुलिस फोर्स। अब वो संख्या कितनी होगी हम नहीं बता सकते हैं, उसमें लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे। और पूरा जनचेतना का, अगर आप लोगों ने वो देखा है, वो सड़क पर पूरे उस बालकनी पर, अंदर पूरे जनचेतना पर वो आ गए। तो हमने पूछा क्या बात है, वो ही सादी वर्दी में जो था उसने कहा कि हम लोग नोएडा पुलिस हैं, वहाँ से आए हैं, हमारे पास सर्च वारंट है। तो हमने कहा किस चीज़ का सर्च वारंट है? तो बोल रहा जनचेतना प्रथम तल का। तो हम कहे ठीक है, सर्च वारंट दिखाइए। तो उसने मुझे सर्च वारंट दिया और अभी हम ठीक से देख ही नहीं पाए थे, मेरे हाथ से ले लिया। केवल हम देख पाए थे जनचेतना प्रथम तल, इतना देखे थे। ऑर्डर क्या था क्या नहीं था वो मैं देख ही नहीं पाई। वहाँ पर राम बाबू भी बैठे हुए थे, सत्यम भी बैठे थे, सब लोग बैठे हुए थे। और उसने फटाफट हम लोग का फ़ोन लिया। फ़ोन क्यों ले रहे हैं? कहने मैम आप लोग को फ़ोन तो जमा करना पड़ेगा और अभी फ़ोन दे दीजिए। हम कहें कि भैया आपके पास कोई नोटिस वो होना चाहिए ना, फ़ोन क्यों? मैंने थोड़ा सा झिकझिक हो रहा था, मेरे साथ ज़्यादा हो रहा था, तो झिकझिक वो तो फ़ोन उन्होंने, और केवल हम लोग का भी फ़ोन नहीं लिया। वहाँ पर आए हुए कई लोग थे जो जनचेतना में किताब देखने आए थे, उनका भी फ़ोन ले लिया, उनको बैठा लिया। अभी ये साहब आए हैं तो पूरे शाम तक वहाँ थे, इन्होंने देखा ये पूरा तमाशा, और उनका फ़ोन ले लिया। बेचारे नौकरी पर जाना था, वो शाम तक बैठे रहे। और कई लोगों का, और आप भी थे, इनका फ़ोन पता नहीं क्यों नहीं लिए, कह रहे थे कि मेरा भी फ़ोन देखिए, तो मैं जाओ बैठो चुपचाप। तो इनका फ़ोन तो नहीं लिया, लेकिन हम सभी लोगों का फ़ोन लिया, बोला कंप्यूटर अपना खोलिए। खैर हम लोगों ने कंप्यूटर खोल दिया, पूरे कंप्यूटर की जांच पड़ताल करते रहे। और उसके बाद अच्छा, इसी बीच चूंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो बाहर से किसी ने जो है, जिसके पास था, हम लोग के साथियों में जिसके पास उसका वो था, उन्होंने उसको डाल दिया पोस्ट में। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हैं पूरे, और वो हमसे पूछताछ कर रहे हैं। बस वो एकदम कहा कि कौन है, कौन, किसने डाला, क्या डाला? किसी ने भी डाला होगा, ये हम क्या जाने, यहाँ तो सारा लोगों का फ़ोन ले ही चुके हैं, कोई भी बाहर डाल सकता है। तो बोले कहाँ सीसीटीवी का कमरा का एक्सेस कहाँ है, क्या है, कैसे? जाके पूरा उखाड़ दिए, सीसीटीवी ही उखाड़ दिए। मैंने एक बार कहा कि भाई ऐसा कोई गलत काम आप कर रहे हैं जो सीसीटीवी की नज़र में नहीं आना चाहते हैं? तो बोले मैम आप बैठिए चुपचाप। तो मैंने कहा हाँ हम लोग तो बैठे ही हैं भाई, आप इतने लोगों को लेके आएंगे तो मेरी क्या मजाल कि हम ज़्यादा बोल सके आपके सामने, हम लोग तो बैठे ही हैं। तो सीसीटीवी का उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके पहले 1-2 फोटो पड़ चुकी थी जिसमें उन लोगों की मौजूदगी थी, और मुझे से बात कर रहे हैं। वो सब लोग बैठे हैं गोल दायरे में, और मुझे से वो जो शादी वर्दी वाला जो उनका बड़ा वो होगा, क्या नाम था ये भी नहीं पता, तो बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर की घंटों, सत्यम के कंप्यूटर की, मेरे कंप्यूटर की रो लेते रहे। और फिर उनके पास केवल 1 फ्लोर का था। फिर वो अनुराग लाइब्रेरी में घुस गए। अनुराग लाइब्रेरी में जो वहाँ पर मेंबर्स हैं जो पढ़ते हैं आकर, उसमें से बाद में मुझे पता चला, उस समय तो मुझे नहीं पता चला, बाद में उन लोगों को बताया कि हम लोग का भी फ़ोन ले लिया था उन्होंने, और उसके बाद वो चेक कर रहे थे, फिर बाद में दे दिया था वहाँ से। और फिर पीछे 2 छोटे से कमरे हैं और किचन है, जहाँ पर जो भी जनचेतना पे रहता है उसी में रहता है। तो वहाँ घुस गए, वहाँ की अलमारी खोल के और सारी चीज़, मतलब सब तहस नहस के। पुराने ज़माने में जो दस्यु गिरोह आता था ना, टाका डालता था और उसके बाद जो है लोगों को पकड़ के ले जाता था, उन दस्यु गिरोहों की तरह से उन्होंने वहाँ छापा मारा था, और एक भी कानूनी कार्रवाई का उन्होंने पालन नहीं किया था। और जो है वो हमारे 3 एक जनचेतना का कंप्यूटर, एक सत्यम का कंप्यूटर, एक मेरा कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर उठा लिए। राम बाबू का एक लैपटॉप था वो उठा लिया। अनुराग ट्रस्ट में एक लैपटॉप था जिससे फिल्म हम दिखाते थे, वो उठा लिया। सारा जितना ड्रॉर में हम लोग जहाँ बैठते थे वहीं हम अपना चेकबुक और पासबुक रखते थे, क्योंकि हमें भुगतान करना होता था लोगों का। तो वो सारा चेकबुक, पासबुक और रजिस्टर और फाइल और खूब किताब इकट्ठा की। तो किताब क्या इकट्ठा, जहाँ उनको मजदूर दिख रहा था, फांसीवाद दिख रहा था, किसान दिख रहा था, वो सब किताब उठाया, और मेरा नाम दिख रहा था, वो सब किताब उन्होंने उठाया। कुल कितना उन्होंने बताया कि 27 किताब है। हमको दिखाइए कौन सी किताब है, तो बोले कि नहीं देख नहीं सकते। हम कहे तो फिर आप अपना कोई किताब इसमें डाल दें, और आप लोग तो ये कमाल कर ही चुके हैं बहुत जगह, तो डाल दें, तो आप दिखाइए इसको, ये मेरा अधिकार है, आप संविधान का और कानून का उल्लंघन करते हुए इस काम को कर रहे हैं।
और आपने शुरू में कहे थे कि हम जो बनाएंगे लिस्ट बनाएंगे, उस पर 2 लोगों का साइन कराएंगे, एक कॉपी आपको देंगे, एक कॉपी चौकी पर देंगे और एक कॉपी हमारे पास रहेगी। हम क्या वो दीजिए आप? तो उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं था, उन्होंने एक रनिंग उसमें कुछ एक पेज पर कुछ लिखा था, बोला इस पर साइन कर लीजिए। तो हम कहेंगे और उसको पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा पुलिसिया उसमें आए, तो हमने कहा मैं अभी सोच नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में, मतलब कि एकदम भिड़ जाना चाहिए या थोड़ा सा वो करके कि ये मुद्दा कहाँ तक जाए, कैसे करना। मैं उस समय मैं भी द्वंद में थी, तो मैंने कहा राम बाबू थे सत्य, मैंने कहा आप दोनों लोग साइन कर दीजिए, हम नहीं जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। उसके बाद वो चले गए, जाने के आधे घंटे या 20-30 मिनट के बाद वो फिर आए ऊपर, तो बोले कि मैम कुछ बात छूट गई है, वो थोड़ी पूछताछ कर रही है। क्या चलिए पूछताछ कर लीजिए, हम लोग तो बैठे ही हैं आपको बताने के लिए। तो ऐसे पूछने लगे कि ये किताब कहीं जयशंकर प्रसाद का कोई कहाँ कविता था या क्या था, उठाए कहीं जयशंकर प्रसाद, हम कहे वो नहीं, हमारे गए बहुत बड़े कवि थे। फिर उन्होंने निराला का उठाया, निराला का कुछ उठाया, ये हम पे यही मर चुके हैं, आज़ादी के पहले थे वो और आज़ादी के बाद तक, हाँ आज़ादी के बाद तक वो लिखते रहे, बहुत क्रांतिकारी लेखक थे और बहुत नामी पूरी दुनिया में जाना जाता है उनको, वो थे। फिर मेरी किताब उठाए, बोली किस विषय में आप लिखती हैं? तो उनकी किताब तो आपके हाथ में है, विषय तो मैं पहले से तय नहीं करती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं लिख देती हूँ, और किताब आपके हाथ में है, 4-5 चीज़ें पढ़ लीजिए, आपको विषय समझ में आ जाएगा। बोले नहीं मैं कहाँ पढ़ूंगा, आप ही बता दीजिए। हमको विषय तो हम नहीं बता सकते हैं, बहुत विषय पर लिखते हैं, अनगिनत विषय पर, जो भी विषय दिखता है उस पर हम लिखते हैं, वो तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो बाहर गए, फ़ोन पे वो बात कर किया, फिर अंदर आए तो उन्होंने सत्यम से कहा कि देता 1 मिनट जरा बाहर आए। सत्यम बाहर गए, हमने सोचा ऐसे ही बुलाए होंगे, तो जहाँ हम लोग बैठते हैं सीढ़ी जहाँ से उतरते हैं तो शीशे से वो दिखाई देता है जो भी उतरता है। मैं वहाँ बैठी थी, मैंने देखा कि सत्यम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और मैं बाहर निकलकर दौड़ती हुई मैं गई, तब तक सत्यम नीचे चले गए और उनको गाड़ी में बैठा रहे हुए, दौड़ती हुई मैं नीचे गई। हम कहे कहाँ लेके आप जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मैडम एक एड्रेस है, उसको वेरीफाई करना है, उसको सत्यम जी ही जानते हैं। हम कहे पहली बात, लखनऊ शहर में ऐसा कौन सा एड्रेस है जो आपकी पुलिस फोर्स नहीं ढूंढ सकती है, जिसके लिए आपको सत्यम वर्मा की जरूरत है? आप बताइए कहाँ लेके जा रहे हैं? उसके बाद पुलिस के अधिकारी भी थे, मैं तो उसमें देख ही नहीं पाई ना, जैसे आदमी का दिमाग वो हो जाता है ना कि देखिए कि किसका रैंक क्या है, कैसे है। वो उन्होंने हमको घेर लिया एकदम और बोला मैम घबराइए मत, अभी 15 मिनट बाद आ जाएंगे, बस वो बता के आ जाएंगे। हम क्या देखिए तमाशा मत करिए, ये कुछ आप लोग गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी आप कर रहे हैं। तो बोला नहीं मैम अभी आ जाएंगे। सत्यम को लेकर चले गए। उसके बाद बैठे और यहाँ पुलिस बैठी है, अभी चौकी इंचार्ज बैठा हुआ है, 4-5 2-3 महिलाएं बैठी हुई हैं, महिला पुलिस बैठे हुए हैं। 10 बज गया, 10:30 बज गया। हम कहें जरा फ़ोन करके पूछिए कहाँ ले गए हैं भाई, ये अभी उनका 15 मिनट पूरा नहीं हुआ। 11:30 बजे 11:15 बजे बताया मैडम हम लोगों को कोई कॉन्फिडेंस में किसी चीज़ के लिए नहीं लिया जा रहा है और आप जाइए। अब हमको लगता है उनको लेकर नोएडा चले गए। तो हमने कहा ठीक है आप जाइए, हम जाएंगे जब हमारी जब मर्जी होगा तब हम जाएंगे, आप जाइए। तो वो चले गए। उसके बाद उसके जाने के 10-15 मिनट बाद मैं उठी और राम बाबू के स्कूटर से मैं बाबा पुरवा जो है वहाँ पर गई। अभी वहाँ खड़ी होकर, मतलब हमें छोड़ रहे थे, खड़ी होकर मैं बात ही कर रही थी कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तब तक मैंने देखा कि उस मैदान से गली से होते हुए ये पूरा पुलिस और वो शादी वर्दी वाले सत्यम को लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप इतनी देर से सत्यम को लेकर कहाँ थे, आप कहाँ घूम रहे थे? आप तो 15 मिनट के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हमने कहा सत्यम वर्मा को आपने कुछ खिलाया? सत्यम वर्मा जो है वो शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको कुछ खिला के दवाई खिलाया? बोले हाँ मैम खिला देंगे। हमने पूछा सत्यम तुमने कुछ खाया? तो बोले कि नहीं अभी तो कुछ नहीं खाया। सत्यम ने कहा अंदर घुसे, नीचे सत्यम रहते हैं जहाँ लाइब्रेरी हमारी, अंदर घुसे और खोल के सत्यम ने चाबी से ताला खोला, खोल के सत्यम को अंदर लेके जाने लगे, मैं भी जाने लगी अंदर। फिर सारे पुलिस वाले नहीं मैम आप जाइए ऊपर, आप जाइए ऊपर। हम क्या ऊपर क्यों जाए भाई, मुझे बैठने दीजिए, ये मेरा घर है, मुझे बैठने दीजिए। तो बोले नहीं मैम आप ऊपर जाइए। फिर वो वही उनके पुलिस वाले खेल लेते थे ऊपर, मैं चली गई क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ये लेते हैं तो ये
सारा बताने वाला तो कोई है ही नहीं है। तो फिर मैं चली गई ऊपर मैं गई और 5-7 मिनट बाद में नमकीन का डब्बा था वो लेके मैं फिर नीचे। मैंने कहा सत्यम को ये दीजिए, वो ये खाएं और दवा खाएं। तो बोली नहीं मैम नहीं दे सकते। हम कह नहीं दीजिए, आप नहीं देंगे तो मैं आ जाती हूँ नीचे। मैंने सोच लिया था कि क्या होगा, थोड़ा बाजार बदनी होगा, गिरफ्तार करेंगे, जो भी करेंगे। मैं तो ले ली और उसने ले जाके अंदर रख दी। फिर बोली कि मैम आप ऊपर जाइए। हम कह पहले खिला दीजिए और मुझे बताइए वो खा लिए हैं। बोली नहीं खा लेंगे, आप ऊपर जाइए प्लीज़ मैम, आप ऊपर जाइए। तो फिर मैं चली गई और मैं गई और 7-8 मिनट हुआ होगा, मुझे लगा सन्नाटा जैसा एकदम लगी नहीं रहा था कि कोई है। तो मैं फिर नीचे उतरी, मैं देख रही हूँ सत्यम के कमरे में पूरा दरवाज़ा खुला है, गेट का दरवाज़ा, अच्छा सुनो, इधर मैं मुँह करके बात कर रही थी तो शायद सुना, गेट का दरवाज़ा खुला है, सत्यम के कमरे का दरवाज़ा खुला है, उनका कंप्यूटर, उनका लैपटॉप सब लेकर सब सामान बिखरा हुआ है, वो लेके चले गए। उसके बाद राम बाबू चूंकि हमको छोड़ के चले गए तो मैंने राम बाबू से कहा कि आप चले जाइए, खबर सबको लग जाना चाहिए, कम से कम एक आदमी जाए। तो राम बाबू ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। राम बाबू का फ़ोन भी जब था, किसी के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया 112 नंबर पर कि यहाँ पर अपहरण हो गया है, गुमशुदगी का मामला है और ये ऐसा ऐसा मामला है, ये कीजिए। और जब ये सत्यम को लेके जैसे ही गाड़ी निकली वैसे हमारे 2 वकील दोस्त इलाहाबाद से यहाँ किसी केस के सिलसिले में आए थे, वो आ गए। अगर 5 मिनट पहले आ गए होते ना तो दूसरी तरह हस्तक्षेप होता। तो उनको जब ये सारी चीज़ पता लगी तो उन्होंने भी 112 नंबर पर कर दिया। उसके बाद रात में पुलिस आई कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी, ये होगा, यानी ये रिकॉर्ड हो गया कि सत्यम को यहाँ से ले जाया गया है। उसके बाद सत्यम तो चले गए 2 दिन तक, 18 को और 19 को पूरे दिन, 17 की रात का तो था ही। हम लोगों को सत्यम के बारे में कुछ नहीं पता चला कि उन्होंने सत्यम को कहाँ रखा है। 19 की रात में 8:30 या 7:30 बजे उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, तब हम लोग को पता चला कि वहाँ पर है। यानी जो एक नियम है कि 24 घंटे के अंदर आप लखनऊ में मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करते उनको, उस कानून का भी उल्लंघन करते हुए एक तरह से वो अगवा करके जो है वो सत्यम को लेके गए। तो और इसके पहले की घटना से आप तो इस तरह से ये पूरी जैसे घटना घटती है। और इसके पहले की घटना से आपको पता ही है कि 11 तारीख को 3 लड़कियों और एक पुरुष, रुपेश और आकृति, मनीषा, सृष्टि, ये सब रुपेश ऑटो ड्राइवर हैं और मनीषा मजदूर हैं। बाकी जो है आकृति और सृष्टि, ये दोनों बहुत तेज तरार सृष्टि तो कलाकार है शांति निकेतन वगैरह से और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और वो चाहती तो जो है अपने हजारों रुपए में अपनी कलाकृतियों को बेचकर कुछ करती, लेकिन वो सामाजिक काम में लगी हुई थी। उसी तरह से आकृति भी थी, मनीषा भी उसी तरह। रुपेश ऑटो ड्राइवर हैं लेकिन सामाजिक रुझान रखते हैं, तो जहाँ भी कुछ होता है अपना बोलते हैं, बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बिजली का आंदोलन को चलाया था। इन लोगों को जो है बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से नोएडा के शादी वर्दी में 8-10 लोगों ने पूरे जनता के सामने उनको जबरदस्ती बिना किसी लेडीज पुलिस के उनको अगवा करके ले गए, गाड़ी में डाल के उनको ले गए। अगले दिन 2 वकील इनके लिए गए, उन दोनों वकीलों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वकीलों को इनको छोड़ना पड़ा। तो ये पूरी यूपी पुलिस जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जिस तरह से ये कार्रवाई कर रही है, और सत्यम, जब सत्यम के साथ ये हो सकता है, आप ये किताबें मैं लाई हूँ, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज का संपादन किया है। रोमिला ठाकुर की किताब सोमनाथ का सबसे अच्छे हिंदी के अनुवादकों में उनकी गिनती होती है। रोमिला ठाकुर की किताब सोमनाथ का उन्होंने अनुवाद किया है। वर्ल्ड क्लासिक सीरीज का संपादन किया है। जैक लंडन और ऑप्टन सिंक्लेयर और बालजाक, इनकी किताबों और उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद किया है। और ना जाने कितना लिखा है, कितना अनुवाद किया है। हमको तो सारी चीज़ें मिली भी नहीं, इतना मैं बस ऐसे ही लेती आई थी। तो जब सत्यम को, और आप सभी को मालूम है कि यूनिवार्ता में उन्होंने वर्षों काम किया है, दिल्ली और लखनऊ दोनों के दफ्तरों में उन्होंने काम किया है। और जो भी ऐसे आंदोलन चलते हैं
जो भी जनता की वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन चलते हैं, सत्यम हमेशा समर्थन करते हैं और मुखर होकर फेसबुक पर लिखते हैं, तो उनके साथ अगर ये हो सकता है तो जो उन हजारों मजदूरों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, उनके साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये पूरी घटना ये बताती है कि कल को अगर हम कोई एक कविता लिखें किसी जन मुद्दे पर, कोई एक कहानी लिखें, कोई एक लेख लिखें, कोई एक पोस्ट डालें, तो ये हमें या किसी आंदोलन का समर्थन करें, तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं गैर कानूनी ढंग से। और कानून के रखवाले हैं ये, इनका बड़ा वो किया जाता है। ये कानून के रखवाले किस तरह से कानून का और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये इस पूरी घटना में देखने को मिला है। और ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भीमा कोरेगांव वाले मसले पर जो इन्होंने किया, जो जी साईनाथ बाबा के साथ किया, जो स्टैन स्वामी के साथ जो किया, जो गौतम नलवखा के साथ किया, जो उमर खालिद इतने दिन से उसमें पड़े हुए हैं उनके साथ ये कर रहे हैं, ये कोई नई चीज है नहीं। यानी ये बताना चाहते हैं कि तुम एकदम चुप रहो और डर के कमरे में दुबके रहो, अगर तुम बोले तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। वो हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते लड़ते मरने वाले लोग हैं। और आओ गिरफ्तार करो और दो, जो भी यातना देनी है दो, हम उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। ये स्टूडेंट, ये आर्टिस्ट, ये कलाकार जिनके सामने एकदम उज्जवल जिंदगी ये चाहते, ये आदित्य इनको मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ये सत्यम को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, जिसका नोएडा से इतने कुछ लेना, इतनी दूर बैठे हुए थे, ये बता रहे हैं। और जिसके सामने जो है वो जो है इंजीनियर, जिसके सामने विदेश से लेकर देश तक के लाखों के ऑफर पड़े थे, वो ये सब छोड़कर जो है वो जनता के लिए काम करने के लिए सोचता था, उसको ये मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जो पीएचडी कर रहा है, जो कलाकार है, उनको ये ऐसे ऐसे समाज के जो क्रीम है, उस क्रीम को ये जो है वो ध्वस्त कर देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा खबर वहाँ की नहीं मिल पा रही, लेकिन जितनी पता चली उसमें पता चला कि उनके हौसले बुलंद हैं। 1 मई को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जेल में बंदियों के साथ मिलकर 1 मई का कार्यक्रम किया और वो उनको हरा नहीं सकते हैं। हम लोग भगत सिंह और उन क्रांतिकारियों के वारिस हैं, उन विचारों को मानते हैं और केवल मानते नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में अमल करते हैं। हमें वो इस तरह से पराजित नहीं कर सकते हैं। तो ये, और इसके अलावा गुड़गांव मानेसर में इनकलाबी मजदूर केंद्र के श्यामवीर को, अजीत को, हरीश को, राजीव को, पिंटू को, आकाश को, इन सब लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। और ना जाने, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, कितने लोगों को इन्होंने इस मजदूर आंदोलन की वजह से गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार क्यों किया है? गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि इनको भी अपने आकाओं को जवाब देना है। मजदूर सड़कों पे आ जाएंगे तो मिल मालिकों का मुनाफा कम हो जाएगा, और मिल मालिकों का मुनाफा कम हो जाएगा तो उससे ये चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने इनको हड़काया होगा कि जल्दी करो 27 को चुनाव आने वाला, 27 में, नहीं तो फिर देखना। तो ये हर तरह से जिस भी लेवल पर जाया जा सकता था, उस लेवल पर जाके इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ देने वाले तमाम, आज के ही हम देख सकते हैं। मैं कहीं गई नहीं, मैंने केवल फोन किया, सभी लोग यहाँ पर आए, क्योंकि सभी लोग इसको अपना मुद्दा, साझा मुद्दा समझते हैं। और इस मुद्दे पर आज हमारा एकजुट और अपनी एकजुटता को मजबूत बनाने का दिन है, जैसे कल को कोई भी घटना हो या कुछ भी हो, फिर हम इकट्ठे होकर उसका विरोध कर सके, प्रतिरोध कर सके, और जो भी संभव कार्रवाई है उन सभी कार्रवाइयों को अंजाम दे सके। और दिल्ली से लेकर और पूरे देश भर में, दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर हरियाणा से, हर जगह हमें समर्थन मिल रहा है। लोग आके बोल रहे हैं, वकीलों की एक अच्छी खासी टीम है जो इस पर काम कर रही है। लेकिन हम जानते हैं सेशन कोर्ट किसका है, और सभी को मालूम है कि नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह क्या है और यहाँ से किस तरह का रिश्ता है, सभी को मालूम है। तो वो तो किसी भी लेवल पर इनके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। ये कानून का पालन करें, इसके लिए नहीं मतलब है आप कानून का पालन करें। आप कानून तोड़ें, आप जो कानून बनाएं उसमें फंसाएं लोगों को। तो
ऐसा हो सकता है कि जब वो हमारे सारे कंप्यूटर ले गए, लैपटॉप ले गए, रजिस्टर ले गए, फाइल ले गए, चेक ले गए, पासबुक ले गए, तो आप कुछ इम्प्लांट कर सकते हैं, फ़ोन में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, किताबों में कुछ अपनी किताबें डाल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। हम जानते हैं इस बात को और आप करते रहे हैं इसके पहले, हमें ये भी पता है। तो ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग इसमें बताना चाहते थे अपने पत्रकार भाइयों को, और अपने लेखक बुद्धिजीवी साथियों से भी हमारी मुलाकात उसके बाद कोई नहीं हो पाई है। उनको भी मैंने फ़ोन पर थोड़ा बहुत बताया, उनको भी हम बताना चाहते थे कि इस तरह से घटना उत्तर प्रदेश के राजधानी में दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा ये घटना घटती है और पूरा कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो आप बस सोच लीजिए कि कौन सा दिन आ गया है और आने वाले दिन में कौन सा दिन हमको देखना है। तो उसकी तैयारी जब आएगा तभी नहीं करनी है, हमें अभी से करनी है। हमें मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ना है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी कि एक तो पूरी जानकारी आपको दे दें, और दूसरे हम सबको बताना चाहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे भी तो लड़ते हुए मरेंगे, ये हमें हरा नहीं पाएंगे। और हम भगत सिंह के वंशज हैं। 23 साल की उम्र में जो नौजवान फांसी पर चढ़ गया, अपनी आंख में कुछ सपना लिए, हम उसके सच्चे वंशज हैं। और ये हम दिखाएंगे उनको कि हिंदुस्तान की धरती इतनी बंजर नहीं हो गई है जो अपने ऐसे बहादुर सपूतों को और सपूतनियों को पैदा न कर रही हो, जो अन्याय के खिलाफ और दमन के खिलाफ खड़े ना हो सकते हों, लड़ ना सकते हों, और सर ऊंचा करके हम जिएंगे, मरेंगे भी तो हमारा सर ऊंचा रहेगा। ये बात हम आपको बताना चाहते थे, इसलिए यहाँ बुलाए हैं।